देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा द्वितीय स्वावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कक्षा 11 विषय भूगोल, पूर्णांक 35 नंबर का, समय 1.5 घंटे का। तो आइए जल्दी से हम लोग इसके कुछ सामान्य निर्देश तथा प्रश्नों को बारी बारी से देख लेते हैं। इसके बाद इन प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे और व्याख्या भी करेंगे। तो सामान्य निर्देश की ओर बढ़ते हैं। सामान्य निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। वही प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। वही प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वह 5 अंक है। अब फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं 2 नदियों को नाम लिखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तीसरा प्रश्न, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, बांगर क्या है? पांचवा प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को लिखें। छठा प्रश्न है, सरगैसो सागर क्या है? सातवां प्रश्न है, जल संभर से आप क्या समझते हैं? आठवां प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नौवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? 10वां प्रश्न है, जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है? 11वां प्रश्न है, नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। 12वां प्रश्न है, बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। 13वां प्रश्न है, समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? 14वां प्रश्न है, बायोम क्या है? 15वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। 16वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। 17वां प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? इसके रोकथाम के उपाय बताएं। 18वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है? 19वां प्रश्न है, मानचित्र से संबंधित भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। का दिया हुआ है नर्मदा और ताप्ती नदी, खा में कोरोमंडल तट, गा में चिल्का झील और घा में लक्षद्वीप, अंगा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये ब्लैंक मानचित्र मिलेगा। इसमें दिए गए 5 स्थानों को या नदियों को या क्षेत्रों को दर्शाने को रहता है। तो चलिए बारी बारी से प्रश्नों को हल करते हैं। और हाँ, चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप होता रहे। तो चलिए बिना विलंब के प्रश्नों को हल करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। खंड का में 1 से 7 नंबर प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 शब्दों में या 1 लाइन में इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों का नाम लिखे। अरब सागर में कई नदियां गिरती है, जिसमें से कुछ नदियों का नाम यहाँ दिया गया है। नर्मदा, ताप्ती, माही, शरावती, साबरमती, ये नदियां अरब सागर में गिरती है। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा प्रश्न है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है नदियों अर्थात जल मार्ग या वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। समान शब्दों में कहें तो नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। बांगर क्या है? चौथा प्रश्न, बांगर क्या है? तो इसका उत्तर है
या पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ऐसी मृदा वाले क्षेत्रों में अब बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। बांगर क्या है? तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है, अब इन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को लिखें। तो इसका उत्तर है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। छठा प्रश्न है, सरगैसो सागर क्या है? तो इसका उत्तर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच स्थित शांत जल का क्षेत्र को सरगैसो सागर कहा जाता है। सरगैसम घास की अधिकता के कारण इसका नाम सरगैसो सागर रखा गया है। यह है अटलांटिक महासागर का मानचित्र। पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में और उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका के बीच में ये जो क्षेत्र है यह सरगैसो सागर का क्षेत्र कहा जाता है या सरगैसो सागर कहा जाता है। इधर गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, और ये कनेरी जलधारा के बीच से घिरा हुआ सागर को सरगैसो सागर कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, जल संभर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है छोटी नदियों या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। यह नदी द्रोणी या बेसिन का ही छोटा रूप होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। दूसरा खंड लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। इन प्रश्नों के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो 8वां प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है पृथ्वी के 2/3 अर्थात लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जल की उपलब्धता होने के कारण जीवन पाया जाता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है पर्यावरण तथा जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लॉजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन होता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर पारिस्थितिकी इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। 10वां प्रश्न है, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस परत से होता है जहां पर जीवन संभव है, अर्थात जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल तथा जल मंडल के ऊपरी भाग एवं वायुमंडल के निचली भाग को शामिल किया जाता है जहां पर जीव जंतु तथा वनस्पति पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। तो इसका उत्तर है नदियों के महत्व निम्न कुछ इस प्रकार है। पहला, नदियों के जल को सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, उपयोग जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तीसरा, आंतरिक जल परिवहन के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। चौथा, घरेलू तथा उद्योगों में जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। 5वां, पर्यटन मत्स्य ग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये नदियों का कुछ महत्व है। 12वां प्रश्न है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो बांगर और खादर एक प्रकार की जलोढ़ मृदा है। तो इनके बीच निम्नलिखित अंतर है। जैसे बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, वहीं खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है। दूसरा अंतर है, बांगर प्रदेश बाढ़ तल से ऊपर होता है, वहीं खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तीसरा अंतर है, बांगर में चूना युक्त संग्रंथनों की प्रचुरता पाई जाती है जिसे कंकड़ कहते हैं। वहीं खादर मुख्यतः चीका मिट्टी का बना प्रदेश होता है। चौथा अंतर है, बांगर मृदा कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, वहीं खादर मृदा में गहन कृषि कार्य किया जाता है। 5वां अंतर है, पंजाब के मैदान में बांगर को धाया कहा जाता है,
वहीं पंजाब के मैदान में खादर मिट्टी को बाट कहा जाता है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है, समुद्री जल की लवणता का तात्पर्य समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका परिकलन 1 किलोग्राम जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रति 1000 भाग अर्थात प्रतिशत 0 या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। 24.7% की लवणता को खारे पानी की सीमांकन करने का सीमा माना गया है। समुद्री जल में घुले हुए नमक जो होते हैं जिसमें लवण पाए जाते हैं उसमें उस लवणों का जो प्रतिशत है, क्लोरीन का 14.97%, सोडियम 10.47%, तीसरे स्थान पर सल्फेट 2.65%, चौथे स्थान पर मैग्नीशियम 1.28, पांचवें कैल्शियम 0.41, छठे स्थान पर पोटेशियम 0.38, सातवें स्थान पर बाइकार्बोनेट 0.14, आठवें स्थान पर ब्रोमीन 0.06, नौवें स्थान पर बोरेट 0.02 और 10वें स्थान पर एस्ट्रोटियम 0.1%। ये सभी लवण के अंग हैं, लवण के तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के सम्मिश्रण को ही लवण कहा जाता है, लवणता। 14वां प्रश्न है, बायोम क्या है? तो इसका उत्तर है, एक ही प्रकार के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं प्राणियों के समुदाय को बायोम कहा जाता है। इसे जीवोम भी कहा जाता है। विश्व के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, तीसरा घास भूमि बायोम, चौथा जलीय बायोम, पांचवा उच्च प्रादेशिक बायोम। ये विश्व के 5 प्रमुख बायोम हैं। कुछ महत्वपूर्ण बायोम के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन, भूमध्यसागरीय गुल्म वन, पर्णपाती वन, घास भूमि, मरुस्थल, टैगा, टुंड्रा आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण बायोम के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर। तीसरा खंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है। 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सभी के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इनमें से 5 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, अधिकतम 150 शब्दों में। तो चलिए इनको हल करते हैं। 15वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता या अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे, किंतु वर्तमान समय में मानवीय हस्तक्षेप जैसे वनों को उजाड़ना, शिकार करना, जीव जंतुओं के निवास क्षेत्र में अवसंरचना का विकास करना आदि के कारण कुछ वनस्पति एवं जीव जंतु या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर हैं, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पहला, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करके, दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण करके, तीसरा, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर, चौथा, जीव सुरक्षा अधिनियम को और अधिक कड़ाई या कारगर रूप से लागू करना, पांचवा, वनों के क्षेत्रफल में विस्तार करना, छठा, प्राकृतिक निवास स्थलों पर मानवीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाना, सातवां, पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। ये सभी उपाय करके हम लोग पारिस्थितिकी असंतुलन को रोक सकते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के भौतिक विभागों का नाम लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा, उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, चौथा, भारतीय मरुस्थल, पांचवा, तटीय मैदान और छठा, द्वीप समूह। तो इनमें से
आप लोगों को किसी एक का विस्तार से वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। उत्तरी पर्वतमाला अर्थात हिमालय भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ अर्थात नंगा पर्वत से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ या नामचा बरुआ तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तथा औसत चौड़ाई 150 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच है। यह पश्चिम में अधिक चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। हिमालय पर्वत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या शिखर है। हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तर से दक्षिण की ओर बृहद हिमालय, इसे आंतरिक या हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत के क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भारत में इसे 5 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसे क्रमशः निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे पश्चिम में कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय कहते हैं। इसके बाद हिमाचल तथा उत्तरांचल हिमालय कहते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय के भाग को हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय कहते हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में दार्जिलिंग और सिक्किम वाले क्षेत्र को दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश में फैला होने के कारण इसे अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी में उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की ओर पटकोई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और सबसे दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियां प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी तथा जयंतिया श्रेणी प्रमुख है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कई जनजातियां झूम कृषि से अपने जीविका चलाते हैं। मणिपुर में लोकताल झील एक प्रसिद्ध झील है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी प्रश्न आता है कि लोकताल झील कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर राज्य में लोकताल झील स्थित है। 17वां प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम के उपाय बताएं। तो इसका उत्तर है जल, वायु, मानव, जीव जंतुओं के द्वारा मृदा के ऊपरी परत का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक मृदा अपरदन मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे मानव बस्तियां, कृषि कार्य, पशुचारण, अन्य अवसंरचनाओं आदि के विकास के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों को समाप्त किया जा रहा है, जिसके कारण तीव्र गति से मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत या तो हवा से उड़ा लिया जा रहा है या वर्षा के जल के द्वारा बहा लिया जा रहा है। मृदा अपरदन को संरक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पहला वृक्षारोपण करके, दूसरा नदियों में बांध तथा छोटे छोटे नदियों और नालों में चेक डैम का निर्माण करके, तीसरा ढलाऊ भूमि पर ट्रेंच अथवा गड्ढे का निर्माण करके, कृषि प्रणाली में सुधार करके, पांचवा पशुचारण पर नियंत्रण करके, छठा वनों को काटने पर कड़ी सजा का प्रावधान करके। 18वां प्रश्न है उत्तर भारतीय नदियों के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। कहने का तात्पर्य है, प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारतीय नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच क्या क्या अंतर है। अगर अंतर हम लोग जान गए तो उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं अपने आप सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों प्रदेशों की नदियों का अंतर स्पष्ट करेंगे। उत्तर है उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं तथा प्रायद्वीप नदियों से अंतर इस प्रकार है। पहला, उत्तर भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान हिमालय पर्वत है, वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिमी घाट तथा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है।
दूसरा अंतर है, उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी होती है, इसमें सालों भर जल बना रहता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बरसाती होती है, सिर्फ वर्षा ऋतु में जल बना रहता है। तीसरा अंतर है, उत्तर भारत की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक लंबी है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती है। चौथा अंतर है, उत्तर भारत की नदियों का जल अधिग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल अधिग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। पांचवा अंतर है, उत्तर भारत की नदियों अपने उद्गम क्षेत्र में गहरी घाटियां बनाती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चौड़ी घाटियां बनाती है। छठा अंतर है, उत्तर भारत की नदियां पूर्ववर्ती है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती है। सातवां अंतर है, उत्तर भारत की नदियां युवा अवस्था में है, जिससे इनकी घाटियां गहरी पाई जाती है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच चुकी है, जिससे इनकी घाटियां चौड़ी हो गई है। आठवां अंतर है, उत्तर भारत की नदियों का जल स्रोत वर्षा जल के साथ साथ हिमालय शिखर पर जमे हुए बर्फ भी है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है। और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। क में नर्मदा एवं ताप्ती नदी, ख में कोरोमंडल तट, ग में चिल्का झील, घ में लक्षद्वीप और अंगा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका उत्तर दिया गया है, यहाँ पर का जो दिखाया गया है एरो से, यहाँ सफेद रंग का, ये उत्तर की ओर नर्मदा नदी और दक्षिण की ओर ताप्ती नदी है। खा में दिया गया है कोरोमंडल तट, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। गांव में चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के पूर्वी तट पर महानदी के उत्तर में, महानदी के बगल में यह चिल्का झील स्थित है। इसके बाद घ जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का क्षेत्र यहाँ पर है। लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य समुद्र में अरब सागर में स्थित है। और अंगा में दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है। तो ये मानचित्र कार्य हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।